जी नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो कक्षा 12 क्लास 12 की जो फिजिक्स है, चलिए पहला अध्याय शुरू करेंगे। आप जो है अध्याय 1। पहले अध्याय में आपके पास क्या है? पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे जो है यूनिट। तो आपकी जो यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में तो पहले अध्याय का नाम है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र में देखो, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग आज सीखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें जो है आवेशन है। आवेशन, ठीक है। चार्जेशन, चार्जेशन सीखेंगे। विद्यार्थियों, अगर किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, दो वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ा जाएगा, तो आवेश एक वस्तु से निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इसी घटना को आवेशन कहते हैं। ठीक है। देखो, जैसे दो वस्तुएं हैं ए और बी, इनको आपस में रगड़ दिया जाए तो एक पर धनावेश आ जाता है और दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी में चले जाते हैं। तो देखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो, इसका कारण क्या होता है? जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं और जिसका कार्यफलन ज्यादा होता है उसमें चले जाते हैं। तो कार्यफलन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो, आवेशन में आपने क्या पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ा जाता है तो वह विद्युतमय हो जाती है। विद्युतमय हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है और दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। इस घटना को आवेशन कहते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। प्यारे साथियों, देखो, जैसे दो वस्तु को हम रगड़ रहे हैं आपस में लेकर के, तो जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कार्यफलन क्या है? यदि किसी वस्तु को बाहर से इतनी ऊर्जा दी जाए कि उसके इलेक्ट्रॉन उसकी सतह को छोड़कर दूसरे वस्तु में चले जाएं। देखो, कार्यफलन क्या है? कार्यफलन किसी वस्तु को दी गई वह ऊर्जा है, किसी धातु या किसी पदार्थ को दी गई वह ऊर्जा है जो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दे। अगर इस पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए
तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगी। अगर इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे देखो, मान लो कि इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है, तो इसको बाहर से एनर्जी देंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश वगैरह ये चीजें डालेंगे। तो देखो, अगर इसका कार्यफलन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लगेगा। अगर इसका कार्यफलन कम रहेगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। मतलब अगर कार्यफलन कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है, और कार्यफलन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो जिसका कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। अगर इसका कार्यफलन कम रहेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल के इसमें चले जाएंगे। अगर मान लो इसका कार्यफलन कम रहेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे। लेकिन जिसका कार्यफलन कम रहेगा उसी में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलेंगे उसमें से क्या होगा, उस पे धन आवेश आ जाएंगे, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, उस पे ऋण आवेश आ जाएंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो बाह्य कक्षा से ही निकलते हैं, अंतिम कक्षा से। देखो, जैसे मान लो कि ये है कोई धातु, ठीक है, ये उसका नाभिक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है और कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है। इस तरह से अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कक्षा में भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। जैसे दो वस्तु को हम रगड़ रहे हैं तो ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है पहले निकल के भाग जाएगा। जब किसी धातु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा से पहले निकलता है। जैसे मान लो कि ये एक पूरा कमरा है, इसमें आप कई सारे बच्चे बैठे हैं। मान लो कि बेंच वाइज 10 बेंच इधर लगी है, 10 बेंच इधर लगी है, तो एकदम लास्ट में दरवाजा है। तो हमने कहा मान लो कि दरवाजे के बाहर से आवाज आई बचाओ बचाओ, तो क्या होगा, तो अंतिम बेंच वाला जहां दरवाजा है वहां से तुरंत भाग के देखेगा क्या समस्या है। जो पहली बेंच वाला बच्चा है वो टीचर के ज्यादा जो है कवरअप में रहता है, तो उसका ध्यान कम जाएगा बाहर। लेकिन जो अंतिम कक्षा का बच्चा है, अंतिम जो है ऑर्बिटल्स में है, उसको बाहर से ऊर्जा दी जाएगी तो वह सबसे पहले निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के जाते हैं तो वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप कि जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है, कार्यफलन कम होता है, इलेक्ट्रॉन उसी वस्तु से निकलते हैं, वस्तु से पहले निकलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। देखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। उस वस्तु पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। एक बात आप और याद रखें कि अगर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन यहां से इस वस्तु से निकल के इस वस्तु में पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो अपना द्रव्यमान भी लेकर के इस वस्तु में चले जाएंगे। तो इस वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इस वस्तु से कम हो जाएगा, और इस वस्तु में जाएंगे तो इस वस्तु का द्रव्यमान उतना बढ़ जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश आता है और द्रव्यमान में कमी हो जाती है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी वस्तु पर, तब क्या होगा, ऋणावेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, और ऋणावेश हो जाएगा तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी।
द्रव्यमान में आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। तो आपको ये भी जानना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसको भी आप जान लें। ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। उसी तरह से प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, 1.673 गुणे 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन होता है, 1.675 गुणे 10⁻27 किलोग्राम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा, इसमें ज्यादा द्रव्यमान किसका है, किस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, ये बात आपको बतानी है, देख करके आप बताएंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान है, फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, उसके बाद जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, आवेश देखो, आवेश किसे कहते हैं, चार्ज। चलिए, चार्ज क्या है, तो चार्ज बच्चों किसी पदार्थ का वह भाग होता है जिसके कारण उस वस्तु में, उस पदार्थ में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं होती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं होती हैं, उस गुण को हम लोग कहेंगे आवेश कहते। ठीक है, आवेश कहते, आवेश कहते। अब आवेश के बारे में और एक्स्ट्रा हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप जान लें कि आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं। हाँ, आवेश अदिश राशि है, नीचे दिख रहा है आपको आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश, अभी हमने आपको बताया कि धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वस्तु से, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश आता है, और धनावेश आने पर द्रव्यमान में कमी हो जाती है, द्रव्यमान में कमी हो जाती है। चलिए, उसके बाद जो है ऋणावेश में चर्चा करेंगे। तो ऋणावेश में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वस्तु पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो आपने देखा जो है कि आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है, इस पर भी आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलेंगे तो धनावेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन वस्तु पर आएंगे तब ऋणावेश आएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना चाहिए आवेश के गुण, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप देखें तो पहला तो आप सभी को मालूम होगा कि आवेश, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पहला बिंदु, अगर समान आवेश होंगे, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश में, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, तो अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो उनमें होगा प्रतिकर्षण इस तरह से, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं उनमें होगा आकर्षण, इस तरह से तीर दिखाएंगे। ठीक है, तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। चलिए, तो आगे हम अगला बिंदु देखेंगे। देखिए, कोई आवेश, कोई चार्ज है तो वह बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी आवेश रखा है या उपस्थित है, एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में कोई भी आवेश, तो उसके अंदर द्रव्यमान निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। हो सकता है, परंतु द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, बिना आवेश के हो सकता है। देखिए, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। जैसे इस दुनिया में कोई भी आवेश कहीं भी है, अगर आवेश एग्जिस्ट कर रहा है इस ब्रह्मांड में, तो उसके अंदर अंदर द्रव्यमान निश्चित रूप से होगा, द्रव्यमान होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर द्रव्यमान में आवेश हो। जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। ठीक है, यही एग्जाम्पल में कर दें कि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है लेकिन उसमें आवेश नहीं होता है, लेकिन उसमें आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का एक उदाहरण है कि इसमें द्रव्यमान है लेकिन इसका आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जैसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, परंतु न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो शून्य होता है। तो आवेश नहीं है इसमें, लेकिन द्रव्यमान है। तो वही कहा गया कि द्रव्यमान के बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। अगर इस दुनिया में कहीं कोई आवेश एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर द्रव्यमान के साथ आवेश हो। जैसे न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो है लेकिन उसमें आवेश नहीं है। तो इतना आपको जो है याद रखना है। तीसरा बिंदु, आवेश का सही परीक्षण। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल है, ना कि आकर्षण बल। आवेश का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण बल है, ना कि आकर्षण बल। देखो अगला बिंदु, आवेश
को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। अब एक चीज और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेश गति करने से, देखो, गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को भी याद रखना है। ब्रह्मांड का समस्त आवेश नियत रहता है। ब्रह्मांड का समस्त आवेश नियत रहता है। ब्रह्मांड का समस्त आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। सबसे जरूरी बात आप देखें कि एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें आप स्टार बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। चलो, एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे मान लो कि एक वस्तु धनावेशित है, तो यहां कोई उदासीन वस्तु है, ये क्या करेगी? धनावेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। कोई ऋणावेशित वस्तु है और यहां एक उदासीन वस्तु है, तो क्या करेगी? उदासीन वस्तु को ऋणावेशित वस्तु अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है। तो एक बार एक प्रश्न आया बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आप देखो किस तरह से आया था। उसमें केवल डायग्राम बना हुआ था। प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में एक बार, जो उसमें केवल डायग्राम बना था कि एक वस्तु धनावेशित है, ऐसे एक वस्तु धनावेशित है और यहां एक वस्तु बी है। ठीक है, और इसमें ऐसे लिखा है, बस ऐसे लिखा है, और देखिए लिख दिया गया कि बी पर आवेश होगा, बी पर आवेश होगा। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हो गया जो है धनावेशित, बी ऑप्शन में हो गया जो है ऋणावेशित, और सी ऑप्शन हो गया उदासीन, और डी ऑप्शन हो गया ऋणावेशित अथवा उदासीन। तो आप इसमें से कौन सा विकल्प सही करेंगे? एक धनावेशित वस्तु है और वह दूसरी वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो बी पर कौन सा आवेश होगा? इसमें आपको विकल्प में टिक करना है। आप बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा, ऋणावेशित वस्तु हो सकती है क्योंकि धनावेशित वस्तु ऋणावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर देगी। इसमें आप अगर टिक कर देंगे तो आवेशित वस्तु उदासीन को भी आकर्षित करती है। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है।
यहाँ आएंगे तो ऋणावेशित अथवा उदासीन, इसको आप टिक करेंगे, क्योंकि धनावेशित वस्तु जो होती है वह उदासीन को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और ऋणावेशित वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, आगे देखिए, यदि किसी चालक को कोई भी आवेश दिया जाए, जैसे मान लो कि ये एक चालक पदार्थ है, इसको कोई भी आवेश दे दिया जाए, यहां एक चालक पदार्थ है, ठीक है, अगर इसको धनावेश देंगे या ऋणावेश देंगे तो चालक पदार्थ के को आवेश देने पर आवेश सदैव चालक के सतह पर वितरित होता है, इस तरह से एकदम ऊपर। मान लो ऋणावेश दिया गया तो इस तरह से ऋणावेश इसके सतह पर वितरित होगा, और धनावेश दिया गया तो वह भी इसके सतह पर वितरित होगा। जैसे कोई चादर है, लोहे की पतली चादर है, उसको जब आवेश दिया जाएगा तो वह आवेश उसके सतह पर, पूरे सतह पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, सॉरी आवेश का मात्रक पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। तो आप देखो मित्रों, आवेश का मात्रक एम्पीयर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पीयर सेकेंड। और क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हमने क्या क्या बताया? एम्पीयर सेकेंड और कूलाम। ये दोनों जो है यमकेएस पद्धति के मात्रक हैं आवेश की। उसके बाद CSU होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हाँ इसको बोलते हैं ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ये सीजीएस पद्धति का मात्रक। चलो, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट या ESU। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये भी होता है, इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में ये भी है। उसके बाद जो है फ्रैंकलिन होता है, और उसके बाद फैराडे होता है। तो ये सारे मात्रक हैं जो है आवेश के। कौन कौन से मात्रक? एम्पीयर सेकेंड, कूलाम, यमकेएस पद्धति में है, और ये ESU है, EMU है, फ्रैंकलिन है और फैराडे है। इतने मात्रक होते हैं आवेश के। देखो, एक ESU बराबर होता है, एक ESU बराबर 1/9 × 10⁹ एक ESU की वैल्यू है, एक EMU की वैल्यू होती है 10 कूलाम। एक EMU बराबर 10 कूलाम। ये ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है तो आप याद रखेंगे। एक ESU बराबर 1/9 × 10⁹ कूलाम, एक EMU बराबर 10 कूलाम, ठीक है। एक फैराडे बराबर क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। अब इसका बीमा निकालोगे तो आवेश की जो बीमा होती है, वैसे आवेश का एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। इसी से निकाले हैं। I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो गया। बीमा एम्पियर की A होती है, सेकेंड की T, तो इसको सीधा लिखेंगे, पहले T लिखा जाता है फिर TA, ठीक है। अगर आप बीमा जिस रूप में लिखी जाती है वैसे लिखेंगे तो M0L0TA ऐसे लिख देते हैं। आप TA याद रखें या AT याद रखें, दोनों भी आप काम चल जाएगा।